दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करते हैं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए, विभेदन पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये क्या होता है हम डिटेल में जानेंगे। कौन सा लेसन आपका चल रहा है? चौथा लेसन चला। चौथे लेसन का नाम क्या है? जनरल स्वास्थ्य। ठीक, रिप्रोडक्शन हेल्थ। ये आपका चैप्टर, कुछ टॉपिक्स तो जो थे आपके समाप्त हो गए थे। ठीक, कुछ जो बाकी थे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उल विभेदन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। उल विभेदन का मतलब होता है, उल विभेदन का मतलब होता है गर्भ में पले हुए शिशु, गर्भ में पले हुए शिशु जो होते हैं उनकी जो अनुवांशिकी स्थिति होती है, उनकी जो लिंग होती है और उनकी जो अनुवांशिकी विकृतियां होती हैं उनकी जांच करना, उनके बारे में जांच करना, उनकी जानकारी लेना क्या कहलाता? उल विभेदन कहलाता है। ठीक, समझ में आई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गर्भ में पले हुए शिशु, गर्भ में पल रहे शिशु की अनुवांशिकी स्थिति, लिंग और अनुवांशिकी विकृतियां के बारे में जानकारी लेना या उनके बारे में अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? उल विभेदन कहलाता है। आई होप समझ में आई होगी। ठीक, चलिए लिख देते हैं। उल विभेदन का मतलब होता है गर्भ में पल रहे शिशु की, शिशु के अनुवांशिक स्थिति, अनुवांशिक स्थिति, लिंग तथा अनुवांशिक अनुवांशिक विकृतियां करना ही क्या कहलाता है? उल विभेदन कहलाता। दिखाई दे रही है? ये होती है उल विभेदन मेरे दोस्त। उल विभेदन का मतलब होता है कि जो गर्भ में पले हुए शिशु, पल रहे शिशु, उनकी गर्भ में पल रहे शिशु के अनुवांशिकी स्थिति, लिंग तथा अनुवांशिक विकृतियां की जांच करना यानी उनके बारे में जानकारी लेना कि गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं क्या वह अनुवांशिक रोग से पीड़ित है कि नहीं है। इसलिए क्या की जाती है? उनकी जांच की जाती है। क्या उनके गुणसूत्रों में कमी है कि उसमें कोई रोग है, इसलिए जांच की जाती है। वही आपकी क्या है? उल विभेदन। कहने का मतलब यह है कि जो शिशु पल रहे हैं उनकी जो लिंग होती है उनकी जांच करना और जो अनुवांशिकी विकृतियां हैं उनकी जांच करना, ये क्या कहलाता है? उल विभेदन कहलाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उल विभेदन का मतलब होता है कि गर्भ में पले हुए शिशु, गर्भ में पल रहे शिशु की अनुवांशिकी स्थिति, लिंग तथा अनुवांशिक विकृतियां के बारे में जांच करना ही क्या कहलाता है? उल विभेदन कहलाता है। ठीक, इतनी बात के लिए तो चलिए आए जानते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, तो इसे लिखना चाहे तो लिख लें। हो गई एम्नियोसेंटेसिस। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? गर्भ। ठीक, ये तो कई बार आप मानव जन्म में बना चुके हैं, अंडा से है। ठीक, ये जो आपका है भ्रूण, जहाँ पर बच्चा पड़ रहा है। ये बीच में जो आपका है ये आपका है
शिशु। ठीक, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, शिशु है। ठीक, और ये बीच में जो निकला है ऐसे पाइप की तरह, ये क्या होती है, आपकी प्लेसेंटा, जो कि अभी हम बताएंगे डिटेल में। ठीक, तो चलिए पहले हम जो लिखे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो आपका शिशु है, क्या है, शिशु है, जिसमें यह है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, एमनियो। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। दिखाई दे रही है नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसके जो बगल में भरी हुई है द्रव्यता, तो उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों, ये हमें क्यों बता रही हैं, इसलिए बता रहे हैं बाबू, क्योंकि यहाँ जो शिशु पढ़ रहा है उसकी जो कोशिका है इस एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स है। ठीक, जिससे क्या होता है, इसकी जब जांच की जाती है तो लैब में क्या किया जाता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो शिशु की कोशिका होती है, मिली होती है, उसको निकाल कर लैब में जांच की जाती है कि शिशु अनुवांशिक रोग से पीड़ित है या नहीं, उनकी गुणसूत्र समान है या नहीं। यदि ठीक ठाक है तब तो बच्चा स्वस्थ है, यदि कुछ कमी है, अनुवांशिक गुणसूत्र समान नहीं है, तो ये शिशु क्या होती है, ये शिशु क्या है, अनुवांशिक रोगों से पीड़ित है, इसलिए ये जांच की जाती है। ठीक, तो ये आपका था उल्ब भेदन। अभी हमने बताई कि क्या होता है कभी कभी, इतनी बात क्लियर, क्या होता है कभी कभी कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि पहले जो होती थी एमटीपी एबॉर्शन, इसका तो नाम सुना होगा, मैंने बताई थी, बहुत ही डिटेल में बताई थी एमटीपी के बारे में, क्या होती है, एबॉर्शन करवा ली जाती है। जब इसकी जांच करवाई जाती है तो वहाँ पता चलता है कि यदि लड़की है, क्या है, लड़की है, तो क्या किया जाता है, हत्या करवा दी जाती है, शिशु की हत्या करवा दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। ठीक, तो ये कभी मतलब पहले क्या होता था, इसका ज्यादा दुरुपयोग होता था, तो सरकार ने क्या किया, इस पर रोक लगा दी थी, ताकि हत्या, शिशु की हत्या ना। पहले क्या होता था कि जाते थे कि लड़की है तो इसकी हत्या करवा, यानी एबॉर्शन करवा लेते थे, इसलिए सरकार ने क्या करवा दिया, रोक लगवा दिया। तो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, लेकिन ऐसा करना गलत बात है। ठीक, तो ये था आपका उल्ब विभेदन। समझ में, एक बार मैं और समझा दे रही हूँ, क्लियर से अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। उल्ब विभेदन, एमनियोसेंटेसिस, ये क्या होता है, उल्ब विभेदन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है मेरे बाबू, इसका मतलब होता है कि जो गर्भ का नाम बिल्कुल सुना होगा, मालूम, गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, शिशु का नाम भी सुना होगा, गर्भ में जो पल रहा शिशु, उसकी जो अनुवांशिक स्थिति, लिंग तथा अनुवांशिकी विकृतियां जो होती हैं, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में जांच करना ही क्या कहलाता है, उल्ब विभेदन कहलाता है। इतनी बात क्लियर, अति लिखना चाहें तो लिख लें। फिर मैंने फिगर के माध्यम से समझा, ये आपका क्या है, गर्भ। गर्भ में कौन स्थित है, शिशु स्थित। शिशु के चारों तरफ कौन सा आपका वो क्या दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, इसके बगल में एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, शिशु की जो कोशिका होती हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड में मिश्र होती हैं, यानी घुली होती हैं, स्थित होती हैं, जिससे क्या होता है, लैब में क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड से शिशु की कोशिका को निकालकर उसके बारे में जानकारी ली जाती है, ताकि यह शिशु क्या होता है, देखा जाता है कि शिशु आनुवंशिक रूप से ठीक है या नहीं ठीक है, या गुणसूत्रों की संख्या इसमें समान है। यदि समान है तो क्या होता है, शिशु स्वस्थ होता है, यदि समान नहीं है तो यह क्या है, आनुवंशिक रोगों से पीड़ित है। फिर उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है, जांच करके इसको पता लगाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब साफ साफ यह है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी जो लिंग है उसके बारे में जांच करना, पहला कंडीशन। दूसरा, जो उसकी आनुवंशिक विकृतियां बहुत सारी होती हैं उनके बारे में जानकारी लेना। ठीक, वो आता है उल्ब विभेदन। तो इतनी बात कीजिए। अब बात करने वाले हैं, मैंने बताया थी कि ये तो क्या था आपका उल्ब विभेदन, पूरा ये आपका क्या था, उल्ब विभेदन। मैंने ये भी बताया कि कभी कभी इसका क्या होता था, दुरुपयोग भी होता था, जिससे क्या किया जाता था, शिशु की हत्या की जाती है, लड़की है तो हत्या करवा दिया जाता था, जिससे या रोक लगाया सरकार ने, देखा, फिर उस पर क्या किया,
रोक लगाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल क्या होती है, ज्यादा लड़कियों को मान्यता दी जाती है। तो ये पूरा टॉपिक क्या था, उल विभेदन एमनियोटिक सिंथेसिस समाप्त हो गई। आई होप समझ में आई होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लेसेंटा के बारे में बात की, ठीक, थोड़ा बात करते हैं। फिलहाल इस टॉपिक में नहीं है, मालूम इसमें है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हो गया, लिख चुके, मिटा दें। तो विभेदन का मतलब कि शिशु में, गर्भ में जो पल रहे शिशु, उसके बारे में, उनके लिंग के बारे में जानकारी लेना है, तो विभेदन कहलाता। ठीक, आपका क्या मादा जनन अंग, ठीक, ये क्या आपका अंडा से, ठीक, और यहाँ पर क्या है, गर्भ है, क्या है, गर्भ, इसमें क्या पल रहे हैं, शिशु। ये आपकी क्या है, शिशु, इसके चारों तरफ क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये आपने देखा, ठीक। तो इसमें क्या भरे हैं, इसमें एमनियोसेंटेसिस, तो इसमें क्या भरे, एमनियोटिक फ्लूइड भरे हैं, ठीक। तो ये वाला आपका कंडीशन हो गया, ठीक। अभी हम अभी बोलेंगे कि ये बीच में जो नाभिक होता है, प्लेसेंटा, ये जो नली दिखाई दे रही है आपकी, प्लेसेंटा, ठीक, ये क्या आपका प्लेसेंटा, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते, ये पाइप क्यों जरूरी है, ठीक, नहीं पता, बता रहे हैं। ये पाइप, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा का कार्य होता है, ये प्लेसेंटा आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ जुड़ा है, गर्भाशय में, कहाँ, गर्भाशय में, यानी शिशु की जो नाभिक होती है, कहाँ, गर्भाशय में, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्या होता है, देखिए, जब माँ क्या होती है, माँ श्वास लेती है, ऑक्सीजन लेती है, खाना खाती है, कुछ सोचती है, तो सारा कंडीशन किसके माध्यम से जाता है, इस प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। जो खाती है और शोषण किसके, प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु में जाता है। उसके बाद इसका पोषण होता है, माँ ऑक्सीजन लेती है, किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा जाती है, इस नली के माध्यम से शिशु में जाता है, शिशु ऑक्सीजन करता है अपनी माँ के द्वारा, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो ये समझ में आया, प्लेसेंटा जब शिशु जन्म लेता है। और एक बात, शिशु जब जन्म लेता है तब क्या होता है, जब शिशु जन्म लेता है तो कुछ ये होता है ऐसे बड़ा सा, उसको काट दिया जाता है नाभिक को, वो क्या होता है, प्लेसेंटा, कुछ प्लेसेंटा को काट दिया जाता है, माँ के गर्भ में रहता है, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आती है, और कुछ तो शिशु के माध्यम से आती है, जिसको काट दिया जाता है। इतनी बात के लिए प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा शिशु ही अपना पोषण करता है। माँ जो ऑक्सीजन लेती है, इस प्लेसेंटा के मदद से शिशु ऑक्सीजन लेता है। जो माँ खाना खाती है, इसलिए कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को क्या, अच्छी सोच, अच्छी खाना और हर कंडीशन में अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि सारा असर किस पे जाती है, शिशु पे जाती है, ठीक। तो ये था प्लेसेंटा के बारे में। तो इतनी बात क्लियर। ये उल विभेदन में नहीं था, मैंने अलग से इसको बताई, ठीक। ये उल विभेदन में नहीं था, उल विभेदन जो मैंने अभी तक बता रही थी वो आपका उल विभेदन था। ये प्लेसेंटा में अलग से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ जुड़ा है, तो आप सोचते होंगे कि ये नली क्या है, इसको क्यों जोड़िए। तो ये था आपका प्लेसेंटा, इसी की मदद से शिशु अपना पोषण करता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछी जाती है कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है रोता क्यों, कभी कभी रोता भी नहीं है, कभी कभी बहुत रोता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने डायरेक्टली बताया कि जो प्लेसेंटा इसी के माध्यम से क्या, शिशु माँ के द्वारा जो ऑक्सीजन लेती है, वो शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु में जाता है। जब वह बाहर जाता है, बाहर निकलता, अभी तक क्या था, अपने घर में था, किसकी मदद से, माँ की मदद से सारा पोषण होता था। अभी अपनी दुनिया से बाहर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आप अपने घर में हैं और अपने
देश में है, इंडिया में, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, अपने दुनिया से दूसरे दुनिया में भेज दिया जाए, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। भाई आप अपने दुनिया में हो, अपने घर में हो, और आपको क्या किया जाए, मार कर या भगा कर क्या दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। तो ये शिशु क्या होता है कि अपने माँ के गर्भ में ही अपनी दुनिया में रहता है, फिर यह जब बाहर आता है यानी दूसरी दुनिया में आता है, तो अब माँ ऑक्सीजन नहीं देगी, दूसरी दुनिया में आएगा तो वो ऑक्सीजन देगा, यानी बाहर आता है तो वातावरण में आता है, तो वो पहली बार क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है दूसरी दुनिया में। बाहर आता है तो अब तो माँ ऑक्सीजन देगी नहीं, तो बाहर जाता है, इसलिए उसे तकलीफ होती है, दर्द होती है, इसलिए क्या होता है, बच्चा रोता है। अब एक कंडीशन होता है, कभी कभी नहीं रोता, तो उसको मार मार कर रुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा क्या हो, बाहर आया और वातावरण की जो ऑक्सीजन है बाहर का उसको ग्रहण करे और स्वस्थ रहे, ठीक, इसलिए उसे मार मार कर रुलाया जाता है। तो ये कंडीशन है कि बच्चा रोता है। एग्जाम्पल याद रखना कि आप जिस दुनिया में हो, आपको इससे उठाकर बाहर जा दूसरी दुनिया में ढकेल दिया जाए तो आपको तकलीफ होगी। उसी प्रकार ये अपनी माँ के गर्भ में रहता है, अपनी दुनिया में रहता है और मस्त रहता है। जब इसको दूसरी दुनिया में भेजा जाता है यानी बाहर निकाला जाता है तो इसको तकलीफ होती है और बच्चा रोता है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर, ये मैंने अलग से बताई, किसे अलग से बताइए, जानकारी के लिए, ठीक। तो ये आपका था उल्भेदा। तो इतनी बात क्लियर समझ में आई। और एक कंडीशन, जैसे कि चौथा माह के अंत में बच्चे में क्या बदलाव आती है, क्या नहीं आती है, क्या नहीं आती है, वो मैं मतलब अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, ठीक। कि चौथे माह के अंत में बच्चों को क्या होती है, हृदय यानी धड़कन सुनाई होती है। चक्कर मारने जाते हैं तो कहते हैं हाँ धड़कन सुनाई देती है, ठीक। ऐसे ऐसे कब बाल आती है, कब उंगलियां आती है, कब पूरा शरीर बनता है, कितने महीने में, वो हम डिटेल में जानेंगे आज उल्भेदन के बारे में, और अगला जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपका था उल्भेदन। अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं क्या, यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग क्या होते हैं, ठीक। तो इसको मिटा दें। अब जानेंगे कि यौन संचरित रोग क्या होते हैं। ये यौन संचरित जीवाणु और विषाणु दोनों के माध्यम से होते हैं। तो टॉपिक करके यानी पार्ट पार्ट में करके हम पढ़ने वाले हैं, पार्टों पार्ट करके, ठीक। तो हम पढ़ने वाले हैं यौन संचारित रोग, ठीक। यौन दिखाई दे रहा है, यौन संचारित रोग, ठीक। यौन संचारित रोग क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। यौन संचारित रोग, अब हम जानेंगे कि यौन संचारित रोग क्या होती है, ठीक। तो आपका उल्भेदन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं यौन संचारित रोग क्या होती है, ठीक। यौन संचारित रोग किसके किसके माध्यम से होते हैं, जीवाणु के माध्यम से भी होते हैं और विषाणु के माध्यम से भी होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विषाणु के बदनाई जीवाणु के, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जीवाणु से होने वाले संचारित रोग, ठीक। तो पहला हम जानेंगे क्या, जीवाणु, जीवाणु STD, ये होती है।
अब जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं हम पार्ट करके पढ़ेंगे। ठीक, पहले जीवाणु, फिर उसके बाद विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा रोग है? पहला होगा आपका सिफिलिस। ये सिफिलिस क्या है? एक प्रकार की रोग है। सिफिलिस किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। कारक कौन से होंगे? कारक आपके होंगे, इनका नाम है ट्रेपोनेमा, पेलिडम। लक्षण क्या है? वैसे भी लक्षण उतना पूछी नहीं जाती है, इसके कारक पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल यानी जीवाणु से होने वाले संचरित रोग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ज्यादातर यही पूछी जाती है। ठीक, लक्षण उतने नहीं पूछे जाते। तो लक्षण आपकी क्या से, लेकिन जानकारी के लिए आपको लक्षण याद करना भी जरूरी है। आपके जो जननांग होते हैं, जननांगों पर घाव या छाले पड़ना। दूसरा रोग आपका कौन सा है? दूसरा रोग आपका है सुजा। ये क्या होता है? एक प्रकार की रोग, ये संचारित रोग है सुजा। इसका नाम ही क्या है? सुजा। इसके कौन से कारक होते हैं? इसके कारक आपके हैं नाइसेरिया एंड गोनेरिया। इसके कारक है। लक्षण आपके कौन से हैं? इनके लक्षण हैं मूत्र त्याग के समय ये होते हैं। ठीक, ये आपके होते हैं, दिखाई दे रही है। यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या आपके होते हैं? इनको शॉर्टकट में एसटीडी बोली जाती है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग बोला जाता है। ठीक, तो ये किसके किसके माध्यम से होते हैं उसके बारे में मैंने बताई। क्या बताई? जीवाणु के माध्यम से और विषाणु के माध्यम से। जीवाणु के माध्यम से जो रोग होने वाले हैं यहाँ पर हमने कुछ बताई। ठीक, विषाणु के माध्यम से जो होने वाले रोग हैं वो अगले वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, यौन संचारित रोग जीवाणु के माध्यम से होती हैं, विषाणु के माध्यम से होते हैं। पहले जानेंगे जीवाणु से होने वाले कौन से रोग हैं और विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? जीवाणु। तो जीवाणु के एसटीडी का मतलब जैसे कि आप समझते हैं यौन संचारित रोग होता है। तो जीवाणु के द्वारा जो संचारित रोग होता है, पहला क्या है आपका? सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? एक प्रकार की रोग है, संचारित रोग है। इसके कारक कौन कौन से हैं याद रखना होगा। ट्रेपोनेमा पॉलीडेमा, यानी ट्रेपोनेमा पॉलीडेमा। इसके पहले जो एग्जाम्पल है सिफिलिस। जीवाणु के पहले से होने वाले रोग कौन से हैं? एग्जाम्पल सिफिलिस। कारक कौन से हैं? ट्रेपोनेमा पॉलीडेमा। इतनी बात क्लियर। लक्षण क्या? ये कब होता है? सिफिलिस कब होता है? जब क्या होता है? जननांगों पर, जनन अंग पर जब क्या होते हैं? छाले पड़ जाते हैं या घाव हो जाता है, तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? सिफिलिस बोलते हैं। इसके कारक कौन से हैं? ट्रेपोनेमा पॉलीडेमा होते हैं। इतनी बात क्लियर। तो याद रखना कि जब कभी जननांगों पर छाले या पड़ जाते हैं या घाव आ जाता है तो कौन सा रोग होता है? सिफिलिस होता है। इतनी बात क्लियर। ये पहला रोग था। दूसरा रोग आपका जो है वो क्या है? सुजाक है। सुजाक क्या है? संचारित रोग है, दूसरा रोग है। ठीक, इसके कारक कौन से हैं? नाइसेरिया, गोनेरिया। ये क्या होते हैं? जैसे कि कारक है बाबू, कारक रोग कारक। ठीक, सुजाक हो गया रोग। कारक कौन से हैं? नाइसेरिया, गोनेरिया। क्लियर। लक्षण क्या? उतना लक्षण पूछी नहीं जाती है, लक्षण नहीं पूछी जाती है, ज्यादा एग्जाम्पल पूछी जाती है। कारक एग्जाम्पल पूछी जाती है। ठीक, कि संचारित से होने वाले रोग कौन कौन से हैं लिख देना और उसके कारक लिख देना। लक्षण उतनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जानकारी होना जरूरी है।
तो इसके लक्षण क्या? मूत्र त्याग के समय कभी कभी जलन होती है। बहुत से लोगों को क्या होती है? जलन होती है। किसके कारण? सुचाक के कारण। ठीक, तो ये आपका था यौन संचारित रोग किसके द्वारा? जीवाणु। हम पढ़ने वाले हैं अब विषाणु। विषाणु, ठीक, कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, वो कि अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में, और जो संतानोत्पत्ति होती है, किस माह में उंगली आती है, किस माह में भौं आती है, किस माह में बाल उगते हैं, किस माह में, किस महीने में पूरा कंप्लीट बन के तैयार होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो अगले वीडियो में हम अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक, तो ये आपका था क्या? यौन संचारित। आई होप आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, यदि आया तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखना चाहे तो लक्षण जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए याद रखना, लेकिन पूछी जाती है क्या? एग्जाम्पल आपकी पूछी जाती है। एग्जाम्पल बताओ, जीवाणु से होने वाले कौन से एग्जाम्पल हैं? तो हो गया। ठीक, तो ये आपका था जो आज पढ़ाया गया है। आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, घर पे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक, नंबर के लिए मत भागिए कि मुझे नंबर से मारना, नो, आप नॉलेज के पीछे भागिए। यदि नॉलेज रहेगा, ठीक, तो नंबर भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक, ये सोचकर पढ़ाई करो। क्या? ये सोचकर पढ़ाई करो कि मुझे पढ़ना है और किसी और को नॉलेज देना। इसलिए रैंक के पीछे मत भागो कि पढ़ाई करते गए रैंक किसी भी से ले आए और कोई बंदा जाकर आपसे ये कंप्लीट पूछे कि ये क्या होता है, उस समय आप नहीं बता पाओगे तो आपको इतना शर्म क्या होगा, वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब कोई भी कुछ पूछता है, यदि हम ना बता पाए तो आगे क्या होता है, माइंड में क्या चलती है, वो आपको अच्छे तरीके से पता। इसलिए पढ़ाई ऐसा करो कि हम दूसरे आगे वाले को समझा सकें, उसको बता सकें, ऐसा पढ़ाई। नंबर तो किसी भी से भी ले आओगे, मिल जाएगा, डिग्री ले लो, क्या अगले वाले को समझा पाओगे? यदि नॉलेज के पीछे भागोगे, यदि नॉलेज रहेगा तो नंबर रहेगा, नंबर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और नंबर के पीछे भागोगे तो नॉलेज गया। किसी भी से आप रट्टा मार के याद कर लिए, चलो याद हो गया, रैंक भी आ गया, लेकिन खुद सोचो अगर अगला वाला बंदा कुछ पूछ रहा, नहीं समझा पाए तो उस समय आपका क्या हाल होगा, वो आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। पढ़ाई मेरे दोस्त, पढ़ाई ऐसा करो कि अगले वाले को मैं बता सकूं और समझा सकूं। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे बहुत ही मज़ेदार और अच्छा, ठीक, कि कैसे क्या होता है। अगले टॉपिक थोड़ा बहुत बचा, उसके बाद ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा, और जो टॉपिक थोड़ा बचा है उसको समझाने लायक नहीं है, जो समझाने लायक है मैं यहाँ पर बता रही हूँ, उसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाना ना पढ़ाना एक बात है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, उससे आपसे नॉलेज मिलेगी। टीचर पढ़ाता जा रहा है, आप सुनते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, सुनते जा रहे हैं, लेकिन एक समय यदि रिवाइज नहीं किए तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। अभी तो अच्छा लग रहा है कि हाँ पढ़ा, मुझे आ गया, लेकिन 2 दिन बाद आप जब बुक उठाओगे तो सारा सपा चट रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बुक भी और ये भी दोनों के साथ पढ़ाई करो। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करो। जब खुद से यदि कोई क्वेश्चन बनता है उसको 1 बार नहीं 2 बार 3 नहीं 4 बार करोगे, अगर नहीं लग रहा तब जाकर पूछिए। यदि आप खुद से लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, और यदि कुछ आपको पढ़ना, जीवन में लाइफ में आपको कुछ करना, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप सेल्फिश बनो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम सेल्फिश बन जाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं है कि आपको क्या कह रही है, घमंड कह रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना, उस पर सिर्फ फोकस कीजिए। क्या कोई क्या कह रहा है, नहीं कर पाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ कहो मैं कर सकता या कर सकती हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप करके दिखाओगे। आप किसी के पीछे मत भागो, यदि आप उस लायक हो तो आप उसको काम करो, दुनिया आपके पीछे भागे। ठीक, तो आप अच्छे से घर पे रहिए बाबू, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय।